आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय बात फैल गई। वाचनकर्ता अमित पांडे। कुंवरी को किसी न किसी रूप में इस बात का पता चल गया। मुंह से उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में एक भय और विरक्ति की रेखा मैंने देखी। यह रेखा मरते दम तक उनकी आंखों में रही। जैसा कि मैं कह चुकी हूं, वह बहुत भावुक और माननीय तथा मितभाषिणी थी। मैं समझती हूं कि उनके सामने वह घटना जब विकृत होकर पहुंची, तब उनके हृदय को चोट तो लगी ही होगी। यह स्वाभाविक भी था, पर मैं भी इस संबंध में क्या कर सकती थी। आरंभ में मैं कुछ अपराधनी सी लज्जित सी उनके सामने जाती, पर पीछे एक ढीठ भाव मेरे मन में उत्पन्न हो गया, जैसे मैंने उनकी परवाह करनी ही छोड़ दी। मेरा यह भाव परिवर्तन भी उन्होंने देखा, परंतु इस पर भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। हाँ, उनसे हृदय से दूर अवश्य हो गई। वह मुझे देखकर दिल की बातें नहीं करती थीं, मेरे ना आने पर कभी बुलाती नहीं थीं, हंसकर कभी बोलती नहीं थीं। पहले जैसे वह प्यार करती, सरल भाव से अपनी आवश्यकताएं बताती, वह सब अब नहीं करती थीं। परंतु मैंने अपने अदब कायदे और विनय में कुछ भी परिवर्तन नहीं आने दिया। यद्यपि मैं अब उनकी ओर से बेपरवाह हो गई थी, फिर भी जब उनके सामने होती थी, तब पहले जैसी अधीनता से ही बातें करती थी। दाता के कान में भी शायद यह बात पड़ चुकी थी। मैंने देखा कि मुझे देखकर उनका मुंह गंभीर हो जाता था और जैसे वह कुछ परेशान से हो जाते थे। मैंने यह भी देखा कि मेरे प्रति उनका पहले जैसा मोह और ममता का भाव अब न रह गया था। मुझे देखकर अब वह हंसकर मेरा हालचाल नहीं पूछते थे, हंसी ठट्टा नहीं करते थे। असल बात यह थी कि वह अपनी पुत्री को बहुत चाहते थे। पुत्री मैं भी उन्हीं की थी, पर बिना माता की अपनी उस पुत्री के प्रति उनके मन में बड़ी गाढ़ी प्रीति थी। वह उनकी एकमात्र संतान भी तो थी। मैं तो उनकी संतान होने पर भी संतान न थी। मातृहीन कुंवरानी स्वभाव से ही गंभीर, मितभाषिणी, एकांत प्रिय और नाजुक थीं। ठाकुर साहब उनका बड़ा ख्याल रखते थे, और जब उन्हें इस अकल्पित घटना का पता लगा, तब तो उनका मन मातृहीना पुत्री के लिए द्रवित हो उठा। उन्हें कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे यहीं से विवाह से पूर्व सौभाग्योदय से पहले ही उनकी प्रिय पुत्री का दुर्भाग्य उदित हो गया। पर प्यार उनका मेरे प्रति भी कम न था। कुंवरानी के बाद मैं ही तो उनकी आत्मीय थी, जिनमें उनके रक्त का अंश था। फिर उनकी सेवा और आवश्यकताओं का मैं ही सबसे अधिक ख्याल रखती थी। कब, कहाँ, क्या वस्तु दाता को चाहिए, यह मुझसे अधिक कौन जानता था। दाता भी यह बात जानते थे। इसी से वह मुझे देखकर प्रसन्न रहते थे। उनकी उदासीनता देखकर भी मैंने अपना भाव बदला नहीं। उनकी सेवा शुश्रूषा वैसे ही यत्न और तत्परता से करती रही। फलतः मेरे प्रति उनकी उदासीनता देर तक टिकी नहीं रही, और वह फिर मुझसे उसी भांति खुश रहने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मेरे विषय में भी उन्होंने मन ही मन में कुछ वैसा ही निर्णय कर लिया था जैसा कुंवरानी के संबंध में। धीरे धीरे विवाह की चर्चा और तैयारियां सरगर्मी से होने लगी। नए वस्त्र, नए आभूषण, नए सामान जुटाए जाने लगे। मुझसे यह छिपा न रहा कि वस्त्राभूषण आदि कुंवरानी के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी तैयार हो रहे थे।
मैं धड़कते हृदय से आने वाले दिनों की प्रतीक्षा कर रही थी। विवाह कुंवरानी का हो रहा था, पर उसकी उत्सुकता मुझे ही अधिक थी। बहुधा मैं उस रात की बातों को एक एक याद करती, हंसती, रोती और छटपटाती। अब आगे क्या होगा कभी कोई बात बताता नहीं था, कोई मुझसे सलाह नहीं करता था। माँ से अवश्य दाता की सलाह होती थी, पर मुझसे वह भी कुछ न कहती थी। हाँ, मेरी गतिविधि और रहन सहन पर अवश्य कड़ी नजर रखती थी। और केसर तो जैसे मेरे ऊपर का थानेदार नियत कर दी गई थी। वह मेरे साथ दासी की भांति अधीनता से अवश्य व्यवहार करती थी, पर हर बात में उसकी सख्त नजर थी। इसलिए दिन में अनेक बार मुझे उनके उलाहने और उसकी डांट डपट भी सहनी पड़ती थी। शुरू में मेरे लिए ये सब बातें असहनीय सी लगने लगी थीं, पर अब मैं अनुशासन प्रिय हो गई थी। मैंने अपनी बहुत सी आदतें बदल डाली थीं। इन्हीं 5-6 मासों में मेरी जैसे काया पलट हो गई थी। एक अल्लड़ बछेड़ी, हवा में उड़ने वाली तितली जैसे भारी भरकम गरिमामयी स्त्री बन चुकी थी। और अब यह मेरा नया जीवन मुझे भा गया था और मैं तन मन से इस नए जीवन में रम गई थी। हवेली में मेरी इज्जत बहुत बढ़ गई थी। सभी दासियां दास मेरी आव भगत करने लगे थे। यहां तक कि मां भी अब मुझसे और ही ढंग से कुछ दबकर बोलती थी। यद्यपि मेरी प्रत्येक चेष्टा, रहन सहन, बातचीत सब पर उसकी कड़ी दृष्टि रहने लगी थी। मेरी तनिक सी असावधानी पर वह मुझे सावधान करती। अब मैं मनमाने तरीके से सटर पटर कपड़े पहनकर इधर उधर नहीं घूम सकती थी। कपड़े लत्ते से सब तरह मुझे चाक चौबंद रहना पड़ता था। मेरे लिए कई नई पोशाकें तैयार की गईं। एक बड़ा सा बक्स खरीदकर मुझे दिया गया। उनमें मेरी सब अशर्फियां और मेरे सब जेवर रखे रहते थे। जब मैं अकेली रहती, तब भीतर से अपनी कोठरी का द्वार बंद कर उन्हें देखती, अशर्फियों को गिनती, भांति भांति के मंसूबे बनाती। मैं नहीं जानती थी कि मेरा भविष्य क्या होगा, परंतु एक बहुत बड़ी बलवती आशा मेरे हृदय में जमकर बैठ गई थी और भीतर ही भीतर मैं अपने को कुछ असाधारण सा अनुभव करती थी। परंतु इस संबंध में किसी से मैं कुछ कहती सुनती नहीं थी। केसर अब अधिकतर मेरे पास ही रहती थी। वह अब एक दासी की भांति मेरी सेवा करती, अधीनता और आदर से बातचीत करती थी। वह मुझे रानी जी कहकर संबोधित करती थी। पहले उसका यह संबोधन मुझे व्यंग्य सा प्रतीत होता था, किंतु अब जैसे मैंने अपना यह नया नाम स्वीकार कर लिया था और कभी कभी सचमुच मैं रानी की ही भांति व्यवहार करती और अपने को रानी ही समझती थी। माँ और केसर मेरी सभी हलचल और छोटी छोटी चेष्टा का पूरा ध्यान रखती थीं, और अब मैं भी जैसे अपना गौरव समझ गई थी और उसी के अनुसार रहने व्यवहार करने लगी थी। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय बात फैल गई। वाचनकर्ता अमित पांडे।